नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। ये जो सीरीज है इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक की, इसमें हम पहले ही जो ऑलरेडी कई चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। और इससे पहली वीडियो में मैंने गवर्नर जो चैप्टर है उसको कवर किया था। गवर्नर को जैसे अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर क्या क्या कंडीशंस होती हैं उसकी ऑफिस की, कितने समय के लिए उसे अपॉइंट किया जाएगा और क्या क्या पावर्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। अब जो क्या है, आज की इस वीडियो में हम जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स का कंपैरिजन करेंगे। ये जो पावर है, जैसे ऑर्डिनरी बिल को लेकर क्या पावर्स होती हैं, तो इससे जो कंपैरिजन है वो इस वीडियो में आज किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि जो वीटो पावर्स होती हैं किसकी, एक प्रेसिडेंट की वीटो पावर होती है और गवर्नर की भी वीटो पावर होती है। तो दोनों की वीटो पावर जो है उनका कंपैरिजन देखें तो प्रेसिडेंट की अगर ऑर्डिनरी बिल के संबंध में जो वीटो पावर्स क्या कहती है, ये एवरी ऑर्डिनरी बिल, प्रत्येक जो ऑर्डिनरी बिल, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो केवल केवल एक ऑर्डिनरी बिल की जा रही है और किसी अन्य बिल की बात नहीं की जा रही। जैसे हमने देखा पार्लियामेंट चैप्टर जब कवर किया था तो उसमें 4 टाइप्स के जो बिल्स देखे थे, एक ऑर्डिनरी, फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और मनी बिल। तो ये जो 4 तरीके के बिल थे, तो उसमें से ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो जैसे ही ये सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा या तो दोनों सदनों के द्वारा पास किया गया हो, ठीक है, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या सिंगली या केवल एक सदन के द्वारा पास किया गया हो, या किसी भी ज्वाइंट सिटिंग में उस बिल को पास किया गया हो, तो बिल का पास करने के बाद कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है उनकी सहमति के लिए, तभी तो एक्ट बनता है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है कितने ऑप्शंस होते हैं, 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं। कि पहला तो वो अपनी जो एसेंट है वो दे दें उस बिल पर, ठीक है। अगर वो अपनी एसेंट उस बिल पर दे देते हैं तब बिल जो है क्या बन जाता है, एक एक्ट। नेक्स्ट उसके पास पावर होती है कि या तो वो विद होल्ड कर लें अपनी एसेंट उस बिल पर, और जब वो अपनी सहमति जो है उसे विद होल्ड कर लेते हैं तब जो बिल है क्या है वो खत्म हो जाता है और वो एक्ट नहीं बन पाता है। तीसरा ऑप्शन होता है कि ही में रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस, यानी कि संसद को वो वापस कर दें कि आप एक बार दोबारा से उसको कंसीडर करो, ठीक है, बिल। और यदि इस कंसिडरेशन के बाद बिल जो पास हो जाता है, कि if the bill is passed by both the house again with or without amendment and presented to the president for his assent, the president must give his assent to the bill. Thus president enjoy only a successive veto powers। यानी कि क्या है यहाँ पर, कि एक बार जब प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिकंसिडरेशन के लिए, कि एक बार दोबारा से उस पर विचार किया जाए उस बिल पर, लेकिन सदन में दोबारा से या तो उसमें कोई संशोधन कर कर, ठीक है, या तो संशोधन के माध्यम से या बिना संशोधन के द्वारा से यदि बिल पास कर दिया जाता है और वो राष्ट्रपति के पास जब पहुंचता है, तो ऐसे में राष्ट्रपति को जो है वो क्या उस पर अपनी सहमति जो है एसेंट देनी होती है, मस्ट दे रखा है, ठीक है। ये एक सस्पेंसिव वीटो है। यहाँ पर सस्पेंसिव वीटो मतलब क्या है कि एक बार जब सस्पेंस हुआ तो उन्होंने वापस कर दिया, लेकिन दोबारा से पार्लियामेंट ने पास करके क्या है उसको प्रेसिडेंट के पास जब भेजा तो प्रेसिडेंट को उस पर सहमति देनी पड़ी। तो ये ऑर्डिनरी बिल के संबंध में पावर है, ठीक है। अब वहीं अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर भी सेम ऐसी पावर होती है कि प्रत्येक सामान्य बिल जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा पास कर दिया, राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके द्वारा यदि पास कर दिया जाता है, या तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जिन जिन स्टेट्स में केवल एक लेजिस्लेचर, यानी कि जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है, यानी कि वो विधानसभा या विधान परिषद नहीं है, तो या तो विधानसभा ने पास कर दिया हो, या यदि यहाँ पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 सदन है तो दोनों सदनों ने पास किया हो। तो ऐसे में क्या है, पहले इंस्टेंस में देखे जहां पर केवल विधानसभा है तब, और इन सेकंड इंस्टेंस में इस प्रेजेंट मतलब वहां से दोनों सदनों के पास जब जो बिल जब वो पास कर देते हैं तब वो राष्ट्रपति के पास होता है, तो सॉरी गवर्नर के पास आता है। और गवर्नर के पास क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है कि ही में गिव हिज एसेंट टू द बिल देन बिकम द एक्ट। या तो गवर्नर जब वो अपनी सहमति उस पर दे देते हैं तब तो क्या है कि गवर्नर वो बिल एक एक्ट बन जाता है। दूसरा क्या है कि अपनी जो एसेंट है उसे विदहोल्ड कर लें, और जब विदहोल्ड करते हैं तो वो एक्ट जो है नहीं बन पाता और बिल जो है वो खत्म हो जाता है। तीसरे में क्या है कि वो रिटर्न कर दें बिल के लिए, ठीक है। और यदि बिल अगेन दोबारा से पास हो जाता है सदन के द्वारा संशोधन के माध्यम से या विदाउट संशोधन के से, और गवर्नर के पास आता है, तो गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, यानी कि गवर्नर को भी अपनी सहमति उस बिल पर देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या दोनों ही सस्पेंसिव वीटो जो है वो एंजॉय करते हैं ऑर्डिनरी बिल के केस में। नेक्स्ट एक और पावर जो है गवर्नर के पास वो क्या है कि ही में रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि
जो गवर्नर है वो इस बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। और ये जो कब किया जाता है तो उसके बारे में भी अभी हम करेंगे। नेक्स्ट अगर पावर की बात करें तो जब कभी भी स्टेट बिल अगर रिजर्व किया गया है गवर्नर के द्वारा और वो राष्ट्रपति के पास लाया गया है तो राष्ट्रपति के पास जो है वो तीन ऑप्शंस होते हैं। अब कौन कौन से तीन ऑप्शंस होते हैं प्रेसिडेंट के पास? कि पहला तो यही कि जो प्रेसिडेंट है उन्हें अपनी जो ही में अपनी जो सहमति है उस पर दे भी सकते हैं। अगर दे देते हैं सहमति तो बिल जो है वो क्या बन जाता है, एक एक्ट। दूसरा क्या, विदहोल्ड कर सकते हैं अपनी एसेंट और जो बिल जो है वो खत्म हो जाएगा। तीसरा है ही में रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द हाउस और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वो प्रेसिडेंट जो क्या कि गवर्नर को वापस कर दें कि वही लो ये बिल और एक बार दोबारा से कंसिडर किया जाए। अगर जब कभी भी बिल रिटर्न किया जाता है तो जो हाउस है हैव टू रिकंसिडर इट विद इन द 6 मंथ, यानी कि जो सदन है, राज्य की जो विधानमंडल है, स्टेट की लेजिस्लेचर है, उसको 6 महीने के अंदर अंदर उसको रिकंसिडर करना होगा। और यदि बिल अगर पास कर दिया जाता है दोनों सदनों के द्वारा, मतलब दोनों सदन का मतलब यहाँ पर है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा अगर पास कर दिया जाता है संशोधन के माध्यम से या बिना संशोधन के माध्यम से और राष्ट्रपति के पास द्वारा से भेजा जाता है तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल, तो यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य नहीं है कि उस बिल पर सहमति दें। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे अभी ऊपर हमने देखा था कि यदि पार्लियामेंट के द्वारा यदि कोई भी बिल द्वारा से अगर पास कर दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी होती है। और स्टेट की बिल के संबंध में क्या किया, यदि द्वारा से पास कर दिया जाता है तभी प्रेसिडेंट जो बाउंड नहीं है कि उस बिल पर अपनी सहमति वो दें। वहीं अगर हम गवर्नर की बात करें तो जब कभी भी गवर्नर रिजर्व करते हैं किसी भी बिल को राष्ट्रपति की कंसिडरेशन के लिए तो ही विल नॉट हैव एनी रोल, मतलब आगे उनका कोई रोल नहीं रहता है उस बिल के संबंध में। यदि बिल रिटर्न करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा सदन के रिकंसिडरेशन के लिए और जो राज्य के विधानमंडल जो है वो अगर पास कर देते हैं द्वारा से तो बिल जो है गवर्नर द्वारा से प्रेसिडेंट के पास लेके जाते हैं उनकी सहमति के लिए। यदि प्रेसिडेंट अपनी सहमति उस बिल पर दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, यानी कि गवर्नर के केस में यदि कोई भी बिल गवर्नर ने प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है तो अब आगे का गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट है एवरी अब मनी बिल, कि प्रत्येक जो मनी बिल है जैसे ही पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा प्रेसिडेंट के पास लाया जाता है उनकी सहमति के लिए। और मनी बिल के केस में क्या प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं कि एक तो अपनी जो सहमति है उस बिल पर दे दें, ठीक है, अगर वो दे देते हैं तो वो बिल क्या बन जाता है, एक एक्ट बनता है। दूसरा क्या है कि विदहोल्ड कर लें अपनी एसेंट उस बिल पर, और जब वो विदहोल्ड करते हैं तो क्या है जो बिल है वो खत्म हो जाता है और एक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। दस द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ अ पार्लियामेंट, मतलब क्या है कि मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट जो है वो बिल को रिटर्न नहीं करते हैं सदन के लिए। तो ज्यादातर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सहमति उस बिल पर दे देते हैं, क्योंकि बिल जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, पहले उसे परमिशन दी जाती है प्रेसिडेंट की। तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा कि पहले आप किसी भी चीज के संबंध में परमिशन दे रहे हो और बाद में आप मना कर रहे हो। तो इसीलिए, और जब कभी भी अगर मनी बिल रिजर्व किया जाता है गवर्नर के द्वारा फॉर कंसिडरेशन प्रेसिडेंट के लिए तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं कि वो अपनी एसेंट दे दें उस बिल पर, दूसरा क्या है कि विदहोल्ड कर लें स्टेट का अगर कोई भी बिल है तो। एंड दस द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि मनी बिल के केस में देखें तो चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा पास किया गया हो, गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के पास लाया गया है, ऐसे दोनों ही केसेस में क्या है कि प्रेसिडेंट मनी बिल को रिटर्न नहीं करते हैं। अब मनी बिल की गवर्नर की क्या पावर है कि दस द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि मनी बिल के संबंध में भी जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट के लेजिस्लेचर्स को वापस नहीं करते हैं बिल। और नॉर्मली क्या होता है कि वो या तो अपनी सहमति उस बिल पर दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो बिल लाया जाता है वो प्रीवियस परमिशन, उनसे पहले परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही मनी बिल को लाया जाता है। जब कभी भी गवर्नर रिजर्व करते हैं किसी भी राज्य के मनी बिल को, किसके लिए, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, तो ही विल नॉट हैव एनी फर्दर रोल इन द एनेक्टमेंट ऑफ द बिल, यानी कि अब आगे उस बिल के संबंध में उनका गवर्नर का कोई रोल नहीं रहता है। यदि प्रेसिडेंट अपनी एसेंट अगर दे देते हैं तब तो मनी बिल जो है एक एक्ट बन जाता है।
अन्यथा द एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड में, यानी कि फिर आगे चलकर गवर्नर की जो एसेंट की कोई जरूरत नहीं रहती है। तो ये ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के संबंध में कंपैरिजन हमने किया था। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि जो प्रेसिडेंट और ऑर्डिनेंस की प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसका कंपैरिजन करेंगे कि किन किन सब्जेक्ट्स पर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं और गवर्नर किस किस सब्जेक्ट्स पर इशू कर सकते हैं। तो पहला यही है प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं केवल और केवल कब, जब बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, यानी कि पार्लियामेंट के दोनों सदन जो है सेशन में नहीं है, ठीक है, या उसमें से कोई सा एक सदन जो है वो सेशन में नहीं है, तब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। दूसरा प्रोविजन हमें ये बताता है कि जब ऑर्डिनेंस कैन आल्सो बी प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन ओनली वन हाउस इज इन सेशन बिकॉज अ लॉ कैन बी पास, यानी कि यहाँ पर ये कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कब भी इशू कर सकते हैं कि जब कोई भी एक सदन का तो सत्र लग रहा हो, दूसरा सदन का सत्र नहीं लग रहा हो, ठीक है, तब इशू कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिल जो है जब ही पास एक लॉ बनता है जब वो दोनों सदनों के द्वारा पास करके उसको प्रेसिडेंट की सहमति दे दी जाती है। अब गवर्नर के केस में अगर हम बात करें ऑर्डिनेंस मेकिंग की, तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं केवल कब, जब लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन, यानी कि जिन जिन राज्यों में केवल एक ही सदन है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स है, तो उसमें वो सेशन में नहीं है, या जिन राज्यों में दो हैं यूनिकैमरल वाई कैमरल लेजिस्लेचर्स है, यानी कि यहाँ वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यदि दोनों है और दोनों ही हाउस जो स्टेट के सेशन में नहीं है या उनमें से कोई सा एक जो है वो सेशन में नहीं है, तब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है वो इशू करते हैं। एक इशू एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर व्हेन ओनली वन हाउस इज इन दी, यानी कि वो कह रहा है कि बाइकैमरल के केस में क्या है कि यदि एक सदन तो सेशन में दूसरा नहीं है, तब वो है वो इशू करते हैं क्या, ऑर्डिनेंस। दूसरा पावर क्या है, दूसरी कंपैरिजन कि ही कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस ओनली when he is satisfied that the circumstances exist which rendered it necessary for him to take immediate action, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि दोनों सदन अगर इनमें से कोई सा एक नहीं है और प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें कि उस जो सिचुएशन से रिलेटेड यदि कोई भी लॉ नहीं है तो उसमें इससे रिलेटेड क्या है कि एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, यानी कि जब सिचुएशन ऐसी होती है, सर्कमस्टांस जब ऐसे होते हैं तभी ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। और सेम क्या है, गवर्नर भी ऐसा ही करते हैं, ठीक है, जब कोई ऐसी स्थिति राज्य में होती है तब। तीसरा क्या है कि उनकी जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो को एक्सटेंसिव विद द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट, दिस मींस दैट ही कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली ऑन दो सब्जेक्ट्स ऑन व्हिच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉस, यानी कि जो ऑर्डिनेंस इशू करने की जो पावर है, यानी कि लॉ बनाने की जो पावर है गवर्नर प्रेसिडेंट के पास, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पर है जिन पर पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है, यानी कि जिन जिन सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है गवर्नर भी उन्हीं सब्जेक्ट्स पर क्या है ऑर्डिनेंस इशू करेंगे, किसी भी अदर मैटर पर नहीं कर सकते। और सेम गवर्नर है कि गवर्नर की राज्य की जो विधानमंडल होते हैं जिन सब्जेक्ट्स पर जो अपना वो कानून बना सकते हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स पर गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन है, एक ऑर्डिनेंस जब इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा तो उस वो भी सेम फोर्स एंड द इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जितना प्रभाव एक पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक लॉ के द्वारा होता है उतना ही जो इफेक्ट होगा एक ऑर्डिनेंस का होगा जो कि प्रेसिडेंट ने इशू किया है। और सेम गवर्नर के द्वारा भी ऐसा ही होता है। अब कोई भी एक ऑर्डिनेंस जब इशू किया जाता है by him on the subject to the same limitation as an act of parliament, this means that an ordinance issued by him will be invalid to the extent it makes any provision with the parliament cannot be, यानी कि यदि सपोज करो गवर्नर ने कोई प्रेसिडेंट ने कोई एक ऐसे सब्जेक्ट पर ऑर्डिनेंस इशू किया है जिस पर पार्लियामेंट जो है वो एक लॉ नहीं बना सकती है और इस संबंध में एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया है, तो वो जो ऑर्डिनेंस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स पर इशू करेंगे जिस पर कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है। और सेम जो है वो गवर्नर के केस में है। नेक्स्ट है ही कैन विड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम, यानी किसी भी समय ऑर्डिनेंस को इशू कर विड्रॉ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और वही गवर्नर भी चाहे तो किसी भी समय जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं।
नेक्स्ट है इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर प्रेसिडेंट जब चाहे तब जो है एक ऑर्डिनेंस को इशू कर दे, ये एक उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इसका मतलब यही है कि जब कभी भी ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है तो किसकी एडवाइस पर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिसके हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्हीं की सलाह पर जो है वो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। और सेम एक प्रोविजन जो है वो स्टेट में है कि गवर्नर भी इशू जब करते हैं जब स्टेट की जो काउंसिल है वो कह देती है तभी जो है ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। नेक्स्ट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय हिम शुड बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन इट रीअसेंबल्स, यानी कि कोई भी एक ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा हो चाहे वो गवर्नर के द्वारा हो, और जब पार्लियामेंट है या राज्य की जो विधानमंडल उनका जब सत्र लगता है तो वो उसमें पेश किया जाता है कि इन तुम्हारी गैर हाजिरी में तब ये एक लॉ जो है वो पास किया गया था, एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस इशू बाय हिम cease टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 वीक फ्रॉम द रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि जब पार्लियामेंट रीअसेंबल हो जाए उसके 6 हफ्ते के अंदर ही अंदर पार्लियामेंट को उस पर विचार करना होगा, अन्यथा जो है उसका वो जो ऑपरेशन है उसका जो लागू किया गया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इससे पहले भी यदि पार्लियामेंट जो है वो पास द रिजोल्यूशन डिसअप्रूव, यानी पार्लियामेंट जो है उसको उस एक रिजोल्यूशन पास कर देती है और जो ऑर्डिनेंस है उसको डिसअप्रूव करने के लिए तब भी जो है वो हटा दिया जाता है। और सेम ऐसा ही जो प्रोविजन है वो कहाँ है, राज्य की स्टेट की लेजिस्लेचर्स में है कि विद इन दी 6 वीक में उसे रिकंसिडर करना होगा, ठीक है। अगर जब चाहे तो राज्य की विधानमंडल भी जो है वो उसको हटा सकते हैं एक रिजोल्यूशन पास कर। नेक्स्ट है ही नीड्स नो इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग एन ऑर्डिनेंस, यानी ऑर्डिनेंस बनाने के लिए कोई एक अलग से इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन गवर्नर के केस में देखें तो ही कैन नॉट मेक एन ऑर्डिनेंस विदाउट द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट इन 3 केसेस, यानी कि 3 केसेस को छोड़कर गवर्नर को भी जरूरत नहीं है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन जो है उसमें ऑर्डिनेंस को इशू किया जाए। अब कौन कौन से 3 केस हैं जिनमें उसे जरूरत पड़ती है कि यदि कोई भी बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इट इंट्रोडक्शन इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि ये कहना कि यदि कोई भी बिल उसमें एक ऐसा प्रोविजन है जिसमें प्रेसिडेंट की जो सहमति है वो जरूरी है उस बिल को पास करने से पहले, तो ऐसे केस में क्या है कि वो प्रेसिडेंट से सहमति लेंगे, ठीक है, तब इशू की जाएगा ऑर्डिनेंस। या इफ ही वुड डीम इट नेसेसरी टू रिजर्व अ बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि यह एक ऐसा लगता है ये जरूरी भी है कि उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाए, तब वो ऑर्डिनेंस जब इशू करेंगे तो प्रेसिडेंट के पास उसको भेजेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है if an act of the state legislature containing the same provision would have been invalid without the receiving president assent, यानी कि यदि कोई भी एक एक्ट है स्टेट लेजिस्लेचर्स का उसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट की सहमति जरूरी है और वो उनकी बिना सहमति के अगर पास ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जाता है तब जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको इनवैलिड कर सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस बताई गई हैं जिसमें जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को जब इशू कर रहे होंगे तब उन्हें प्रेसिडेंट गवर्नर जब इशू कर रहे होंगे तब प्रेसिडेंट की जो सहमति वो लेंगे। नेक्स्ट है अब पार्डनिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, की जो गवर्नर है और राष्ट्रपति हैं इनकी जो क्षमा याचिका वाली जो पावर्स होती हैं उनके बीच में यहाँ कंपैरिजन बताया गया है। अब अगर हम बात करें तो देखो प्रेसिडेंट की तो जो है वो आर्टिकल नंबर है 72 और वहीं यार गवर्नर की बात करें तो गवर्नर होता है 161 में, पार्डनिंग पावर्स की बात करता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड, कम्यूट द पनिशमेंट ऑफ सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द सेंट्रल लॉ, यानी कि सेंट्रल लॉ के अगेंस्ट यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उस वो व्यक्ति एक अपराधी है, ठीक है, मतलब कोर्ट ने भी उसको डिक्लेयर कर दिया है, तब ऐसे केस में भी क्या है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उस कन्विक्टेड पर्सन की जो पनिशमेंट है उसको पार्डन से क्षमा याचना कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही गवर्नर के केस में होता है कि यदि कोई भी व्यक्ति राज्य स्टेट लॉ के अगेंस्ट, स्टेट लॉ में राज्य की जो कानून है उनके के अधीन यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है तब गवर्नर जो है वो पार्डन रिप्राइव उससे उसकी सजा को कम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कम है
कि ही कैन पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड अ डेथ सेंटेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड ही इज द ओनली अथॉरिटी टू पार्डन अ डेथ सेंटेंस। यदि किसी भी व्यक्ति को फांसी यानी मृत्यु सजा सुनाई गई है, ठीक है, तो उसकी इस मृत्यु डेथ सेंटेंस को कम करना या दूसरे किसी भी फॉर्म में बदल देना, ये केवल और केवल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, और किसी के पास पावर नहीं है। जबकि गवर्नर की बात करें तो गवर्नर ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस, यानी कि डेथ सेंटेंस की वो बदलाव नहीं कर सकते। इवन इफ अ स्टेट लॉ प्रेस्क्राइब फॉर डेथ, यानी कि क्यों ना राज्य का भी जो कानून है वो एक डेथ सेंटेंस की बात करता हो, लेकिन गवर्नर उसको पार्डन नहीं कर सकते। पार्डनिंग पावर जो है डेथ सेंटेंस के केस में किसके पास है? केवल और केवल प्रेसिडेंट के पास है। तीसरी है ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रेस्पाइट, सस्पेंशन, रिमिशन या कम्यूटेशन इन रेस्पेक्ट टू द पनिशमेंट या सोसाइटी बाय द कोर्ट मार्शल। यानी कि कोर्ट मार्शल जो मिलिट्री कोर्ट्स होती हैं उनके द्वारा जो सजा दी जाती है किसी भी पर्सन को, तो उसके संबंध में भी जो है प्रेसिडेंट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव, रेजिग्नेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक हेड होते हैं किसके? डिफेंस के भी, प्रेसिडेंट। लेकिन गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो यहाँ पर दो चीजें देखी, केवल एक के केस में गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास सेम पावर है, और दो केसेस में, एक डेथ सेंटेंस में मृत्यु सजा सुनाई गई है या मिलिट्री के कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है, तो इन दोनों केसेस में केवल पावर जो है क्षमा करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो ये जो था वो कंपैरिजन अभी हमने कवर किया है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताओ, साथ ही साथ चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।